हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का आराधना की दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हम आपको उसी क्रम में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग पढ़िए, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर है 21। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में ये किसका मत है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। अगला प्रश्न है, राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें राउल नामक नायक का सौर वर्णन है, ये सही नहीं है। इसके जो रचयिता हैं वो रोडा नामक कवि माने जाते हैं। ये मूलतः एक शिलांकित रचना है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। तो जो शिव सिंह सेंगर है, इनका स्वयंभू दिया हुआ है। रामकुमार वर्मा जी का सरहप्पा सरहपाद, राव शंकराचार्य का शालीबल सूली, गणपति चंद्रगुप्त का पुष्पदंत पुष्य पुंड। तो इनका आप जरा इसको देखिए सही क्रम में। जो प्रस्तोता हैं मिश्रबंधु शिव सिंह सेंगर, इनके प्रथम कवि पुष्पदंत माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रस्तोता, ये प्रथम कवि स्वयंभू। डॉक्टर नगेंद्र राव शंकराचार्य सरहप्पा, गणपति चंद्रगुप्त शालीभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान, जयदेव सिंह, माता प्रसाद गुप्त, गोरखनाथ, चंद्र शर्मा गुलेरी, राजा मुंज। हिंदी के प्रथम कवि को स्वीकारने के संबंध में ये इतिहासकारों के विविध मत हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रेवंत गिरी रास, ये जिन धर्म शूरी, ये जो है सुमेलित नहीं है। दिए गए विकल्पों में रेवंत गिरी रास, जिन धर्म शूरी सुमेलित इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो विजय सेन सूरी का काव्य ग्रंथ है, इनकी जो रचना है, इनका सही सुमेलन इस प्रकार है। श्रावकाचार के कवि देवसेन, नेमिनाथ रास, सुमति गढ़ी, भरतेश्वर बाहुबली रास के शालीभद्र सूरी, और रेवंत गिरी रास जो रचना है इनके जो विजय सेन सूरी, ये जिन धर्म सूरी नहीं हैं। इनके जो कवि हैं रेवंत गिरी रास के विजय सेन सूरी हैं। सरहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। तो ये जो तथ्य है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये उक्ति किसके विषय में है? गोरखनाथ के विषय में ये है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं: अमनस्क योग, गोरचकल्प, गोरच शतक, गोरच संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग और हठ संहिता। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि विद्वान पृथ्वी रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? सबसे छोटा संस्करण। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वी रासों के लघुत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक या मूल रासों मानते हैं, जिनमें 1300 छंदों का उल्लेख है। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण 7000 छंद को प्रमाणिक माना है। वृद्ध रूपांतरण 16306 छंद सर्वाधिक अप्रमाणिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्रवत दाई हैं। इनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में माना जाता है। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनका वास्तविक नाम क्या था, पृथ्वी भट्ट। पृथ्वीराज रासों 69 समय में विभाजित है। सर्ग को समय भी कहा जाता है और समय भी कहा जाता है, जिसमें आदि पर्व समय, 10वां समय, 20वां समय, 57वां समय को कहा जाता है। कैमास वध समय सर्वाधिक मार्मिक समय है ये। 61वां समय को कन उच्च समय सबसे बड़ा समय है ये, और 65वां समय को विवाह समय से संबंधित है, और 69वां समय जो महुआ जो दियो समय से संबंधित है, ये जो कि ये प्रमुख है। माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल, कबीरराज, श्यामल दास इसे अप्रमाणिक मानते हैं, तथा श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, मोहनलाल, विश्वनाथ पांड्या पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक मानते हैं। यह आप लोगों से बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासों को
कौन कौन से विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं और अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और प्रमाणिक मानते हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर इसको पढ़ लीजिए, इस विवरण को। अगला प्रश्न है, बीसल देवरास के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। प्रथम खंड में मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर नरेश बिसलदेव विग्रहराज के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड बिसलदेव के राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने से संबंधित है। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन है और चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना तथा बिसलदेव के द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस लाने का वर्णन है। बिसलदेव रास हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त तथा अगरचंद नाहटा द्वारा 1953 में संपादित पुस्तक है। ये जो अभी हमने विवरण पढ़ाया ये बिसलदेव रासों से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो वो उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, ये सही नहीं है। अमीर खुसरो के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए आप लोग। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में आधुनिक एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में माना जाता है। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें तूतीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। इन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो कौन सी है वो रचना? पदावली। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पत्तलक, वर्णकृत, दुर्गा भक्त तरंगिणी और गंगा वाक्यावली। अवहट्ट भाषा की जो रचनाएं हैं उसको भी आप लोग नोट कर लेना, पढ़ लेना। अवहट्ट भाषा की जो रचनाएं हैं वो कीर्तिलता, कीर्ति पताका है। मैथिली भाषा की जो रचना है वो पदावली, गोरक्ष विजय। दुर्गा भक्त तरंगिणी विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना है जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है जिसे हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद माना है। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है जो एक गीति काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये बार बार ये पूछा जा रहा है तो आप लोग इसको ज़रा नोट कर लेना, दिमाग में बैठा लीजिएगा। नागिन की लहर किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की अनुपाधियाँ अभिनव जयदेव, कवि शेखर, खेलन कवि, वयासंधि के कवि, कवि कंठहार, दशावधान। इसी तरीके से कल हम आप लोगों को 31 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।